नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरुगन। हाँ दोस्तों, हमारे जो शासन है, भारतीय शासन व्यवस्था, उसके बारे में आपको राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में बता दिया गया था। यानी किस पदाधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, किनका कार्यकाल क्या होता है। यानी ये सारे व्यक्ति मिलके सरकार में कार्य करते हैं। किस में कार्य करते हैं? सरकार। और सरकार जो किसी भी देश में शासन चलाने के लिए जो व्यक्तियों का समूह होता है वो ही सरकार कहलाती है। कभी पूछ लिया जाता है कि सरकार क्या होती है? देखो, सरकार दिखाई नहीं देती। जो आपका शासन चलाने वाले लोग होते हैं, शासन चलाने वाले जो लोग होंगे, चलाने वाले जो लोग होते हैं, जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं, जैसे आपके एमपी सांसद जिसको कहा जाता है, जो केंद्र में काम करते हैं, और एमएलए जो आपके विधायक कहलाते हैं। ये सारे मिलके सरकार कहलाती है। तो यानी आपके विधायक होते हैं वो आपके प्रत्येक राज्य में कार्य करते हैं, और सांसद होते हैं केंद्र में कार्य करते हैं। तो जो सांसद के बाद में जो मंत्री बन जाते हैं, कुछ विधायकों में राज्य में मंत्री होते हैं, आपका मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, ये सारे लोग मिलके क्या कहलाते हैं? सरकार कहलाते हैं। तो यहाँ हमारी जो सरकार होती है, इस सरकार के अंग, आपका जो मेन पॉइंट है वो ये होगा आप आज का कि सरकार के जो अंग हैं वो कितने अंग हैं, या फिर सरकार के कितने अंग होते हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ सरकार के अंग, यानी अगर इंडिया में देखा जाए तो सरकार के कितने अंग हैं, आज का पॉइंट आपका यही होता है। पूछ लिया जाता है कभी कि सरकार के कितने अंग हैं और कौन कौन से अंग सरकार के होते हैं। मैं और केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों के अंग के बारे में आपको यहाँ बता दूंगा। तो हमारे यहाँ जो सरकार होती है, इसके 3 अंग होते हैं। 3 अंग बताए गए हैं। भारतीय सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो पहला अंग होता है वो हमारी व्यवस्थापिका होती है। भारत में सरकार का प्रथम अंग व्यवस्थापिका कहलाती है। याद रखना है, व्यवस्थापिका सरकार का प्रथम अंग होता है। दूसरा अंग होता है, इसमें से बनाई जाती है, वो होती है कार्यपालिका। ये सरकार का दूसरा अंग होता है। और सरकार का तीसरा अंग होता है दोस्तों न्यायपालिका। ये 3 अंग हमारी सरकार के हो गए। याद रखना है, भारतीय सरकार के जो 3 अंग होते हैं वो कौन कौन से हैं? 3 अंग, पहला व्यवस्थापिका, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका। ये जो न्यायपालिका है ये अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र होती है। हालांकि देखा जाए तो तीनों में समन्वय रखा जाता है, लेकिन आपकी न्यायपालिका है वो दोनों अंगों से स्वतंत्र होती है। याद रखना है, स्वतंत्र होकर ये कार्य करती है। न्याय इसका कार्य होगा, न्याय करना। तो देखो, अगर न्याय करवालो व्यक्ति अगर स्वतंत्र नहीं है, न्यायाधीश अगर स्वतंत्र नहीं है, अगर 2 आदमियों के बीच में लड़ाई होगी, न्याय करवालो स्वतंत्र कोने भी के ऊपर दबाव लगाएड़ो है, तो वो स्वतंत्र न्याय कौन कर सके। तो इस तरीका से न्यायपालिका भारत में देखा जाए तो भारत की न्यायपालिका वो स्वतंत्र है। क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है कि भारतीय न्यायपालिका किसके अधीन है, इसका नाम दे देता है, इसका नाम देता है, व्यवस्थापिका का नाम देता है, जनता का नाम दे देता है, या सरकार का नाम दे देता है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय न्यायपालिका क्या होती है? स्वतंत्र न्यायपालिका। सरकार का तीसरा अंग होता है वो स्वतंत्र होता है। न तो इनमें से कोई सदस्य इनमें शामिल होते हैं, न इनमें से कोई सदस्य शामिल होते हैं। यानी इसकी योग्यता सारी अलग रखी गई है। क्यों दोस्तों? न्यायपालिका है वो न्याय करवा को कार्य। अगर गाँव में देखा तो सारो सरपंच होया करे है, तो गांव को सरपंच हुआ। लेकिन अगर 2 आदमियों के बीच में लड़ाई होगी तो कोई आदमी बुलाए तो वो निष्पक्ष, कोई दबाव न देवाड़ो रही तो ही न्याय कर सकते हैं। तो हमारी न्याय सरकार का जो प्रथम अंग, क्वेश्चन यही होता है दोस्तों कि भारत में सरकार के कितने अंग हैं। तो याद रखेंगे 3 अंग हैं। यह आपकी जो केंद्र वाली है, इंडिया की अगर बात करें तो केंद्र और राज्य दोनों में होती है। राज्यों में भी जितने भी राज्य हैं इसमें व्यवस्थापिका भी होती है वहाँ, फिर कार्यपालिका भी होती है और न्यायपालिका राज्य के लिए भी। देखो कुछ राज्य हैं दोस्तों ऐसे
जिसके खुद के न्यायालय नहीं होते, क्योंकि अगर उसका जनसंख्या या उनका क्षेत्र कम है तो उसका खुद का न्यायालय नहीं हो सकता, इसलिए दूसरे नज़दीक वाले राज्य के न्यायालय में उसको जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों आपकी केंद्र में व्यवस्थापिका होती है, जिसको अगर भारत में बात करें तो हमारी व्यवस्थापिका को विधायिका भी कह सकते हैं। विधायिका याद रखना है, इसको विधायिका के नाम से भी जाना जाता है। और प्रत्येक देशों में अगर देखा जाए तो इसको संसद के नाम से जाना जाता है। समझ गए, संसद है विश्व में कहलाती है विधायिका। और भारत में हमारी सरकार का जो प्रथम अंग व्यवस्थापिका होती है, पहला अंग याद रखना, नंबर से मैंने लिख दिया है, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो भारत में जो व्यवस्थापिका है वो विधायिका कहलाती है। अब व्यवस्थापिका भारत में बनती किस तरीके से है, क्या इसमें शामिल होते हैं, कौन कौन इसमें शामिल नहीं हो सकते, या कैसी व्यवस्थापिका का गठन किया जाता है। तो सरकार के मुख्य रूप से दोस्तों यही पूछा जाता है कि अंग कितने हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं व्यवस्थापिका, जिसको विधायिका कहा जाता है। अब इस व्यवस्थापिका में किस तरीके से इसका गठन होता है, अगर देखा जाए तो गठन व्यवस्थापिका का मैं साधारण तरीके से, बाकी वीडियो दोस्तों मैंने डाल दिया है पहले ही। संविधान के माध्यम से भारतीय संसद जब आपको बताई गई है तो संसद में इस व्यवस्थापिका को अच्छी तरीके से बताया गया है, मैं यहाँ साधारण तरीके से बता रहा हूँ। तो व्यवस्थापिका होती है, उसका गठन किस तरीके से होता है। केंद्र वाली बात करें तो इसके 2 सदन होंगे, 2 सदन। कौन कौन से, एक तो होगी लोकसभा और एक होगी राज्यसभा। ये आपके 2 सदन हो गए आपकी इस व्यवस्थापिका के विधायिका की। और भारत में निर्वाचित विधायिका मानी जाती है। इसकी व्यवस्थापिका के जो सदस्य होते हैं आपकी लोकसभा के या इसके निर्वाचित होते हैं, याद रखेंगे। निर्वाचन होता है या निर्वाचित इसको कहा जा सकता है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। एक का इसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, एक इसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। व्यवस्थापिका में एक व्यक्ति और शामिल होता है जो देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी व्यवस्थापिका है वो बन गई, भारतीय संसद बन गई या भारतीय विधायिका बन गई। आगे वाला जो वीडियो उसमें आ जाएगा कि 2 सदन हैं व्यवस्थापिका के संसद के, तो क्यों रखे गए और कौन कौन से सदन होते हैं। आपकी द्विसदनीय विधायिका में किस प्रकार से गठन किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी जो व्यवस्थापिका है भारतीय, ये 2 सदन व्यवस्थापिका के सदन हैं वो 2 होते हैं और उसमें से निर्वाचित होती है, लेकिन इसका है अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, याद रखेंगे। अप्रत्यक्ष और इसका प्रत्यक्ष, यानी एक के चुनाव जनता के, प्रत्यक्ष वाले का मतलब जो हमारी आंखों के सामने, और अप्रत्यक्ष यानी नहीं प्रत्यक्ष, आंखों के सामने नहीं है, यानी इसका चुनाव जनता के द्वारा नहीं होता है, वो अप्रत्यक्ष। और आपके राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष ही होता है। अब जिस तरीके से इस व्यवस्थापिका के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं इनमें से ही, अब थोड़े से एक बार दोस्तों राज्य में भी देख लें तो राज्य में जो व्यवस्थापिका है, जो आपकी विधानसभा होता है ना, उस तरीके से इसका व्यवस्थापिका का राज्य वाली जो विधायिका कहलाती है, राज्य में उसको व्यवस्थापिका न कह के विधायिका के नाम से राज्य की विधायिका नाम दे देंगे। यहाँ राज्य में लिखेंगे तो क्या लिखोगे, राज्य की विधायिका। और पूछ लेता है कि राज्य की विधायिका का गठन किस तरीके से किया जाता है, तो यहाँ मैं अलग से बता देता हूँ। राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका जो होती है इसका गठन, क्योंकि ये केंद्र में संसद के रूप में कार्य करती है, तो राज्य की विधायिका का 1 सदन होता है। ज़्यादातर राज्यों में 1 सदन है और कुछ राज्यों में द्विसदनीय है, कुछ राज्यों में 2 सदन भी हैं इसके। तो 2 सदन है वो भी बता दिया जाएगा, अलग से एक वीडियो डाल दिया जाएगा कि किस राज्य में द्विसदनीय आपकी विधायिका राज्य की पाई जाती है। 1 सदन जिसमें होती है उसमें लोकसभा, सॉरी आपकी उसमें होती है विधानसभा, विधानसभा होगी, और एक इसमें राज्यपाल। ये व्यक्ति मिलके राज्य की विधायिका का निर्माण करते हैं। इसके जो चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होते हैं। ये व्यक्ति है नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। एक वीडियो डाला गया उसमें बता दिया गया राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हर राज्य में, उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों में। जो 2 सदन बताइए तो उसमें विधान परिषद होता है, विधान
परिषद। तो वो जो 7 राज्य हैं उसमें विधान परिषद अलग से वीडियो डाल दिया जाएगा। किन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका, राज्य में किन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका पाई जाती है, कौन कौन सा राज्य है जब 2 सदन हैं। तो इस तरीके से विधानसभा, ज़्यादातर राज्यों में विधानसभा ही है, कुछ राज्य हैं जिसमें विधान परिषद भी, आपकी विधायिका का भी 2 सदन पाया जाता है। तो क्यों रखा जाता है 2 सदन, ये बता दिया जाएगा। अब इस तरीके से ये कार्यपालिका है वो इस लोकसभा में से बनाई जाती है। आपकी व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका सरकार का दूसरा अंग, क्रम से याद रखना है। पहला व्यवस्थापिका व्यवस्था करे, कोई क्वेश्चन पूछ ले कि व्यवस्थापिका का कार्य क्या होता है, तो व्यवस्थापिका व्यवस्था करना, व्यवस्था करने का मतलब नियम बनाना, नियम बनाना, केवल यही काम याद रखना है आपको। यानी व्यवस्था करवा को मतलब कोई ना कोई चीज़ बनाई है, समझ गया। तो व्यवस्था करेगी कौन, व्यवस्थापिका का कार्य व्यवस्था करना होता है। फिर इस व्यवस्थापिका के द्वारा जो नियम बना दिए गए इसको लागू करना, किसके द्वारा किया जाता है, लागू करना। सरकार का ये अंग है वो इनको लागू कर देगा नियमों को। और तीसरा जो अंग है नियमों को वेद या अवैध, अवैध, इसको देखो दोस्तों मान्य या अमान्य भी कह सकते हैं। ये कार्य किया जाता है आपकी इसका स्वतंत्र होने के कारण, क्योंकि एक नियम है वो जनता के हित के लिए बनाए जाते हैं। तो जनता के फायदे का अगर वो नियम होगा तो उसको लागू किया जाएगा, नहीं तो उसको समाप्त कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपकी न्यायपालिका। अब कार्यपालिका है, इधर देखें तो आपकी जो विधायिका होती है विधानसभा, राज्य की विधायिका, इसमें भी विधायिका कहलाएगी और राज्य की विधायिका। और राज्य में ये इसी तरीके से कार्यपालिका होती है। क्या होती है, कार्यपालिका। और राज्य में भी न्यायपालिका होती है, राज्य में भी न्यायपालिका है वो होती है। तो राज्य की न्यायपालिका भी स्वतंत्र है, यानी ये किसके इनके अधीन नहीं होती है। तो देखो इधर से जैसे व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका बनाई जाती है, इधर से इसमें भी कार्यपालिका। और इसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल होते हैं, केवल मंत्री, यानी जितने भी मंत्री होते हैं, जो आपका प्रधानमंत्री हो सारे, चाहे कोई भी मंत्री हो सारे इसमें शामिल होते हैं। तो कार्यपालिका में आपके मंत्री कार्य करते हैं। और कार्यपालिका किसमें से बनाई जाती है, राज्य विधायिका में से बनाई जाती है राज्य के लिए, समझ गया। यानी राज्य की विधायिका है इमासु, राज्य की कार्यपालिका जो थारा मुख्यमंत्री हुआ करे हैं, जितना भी मंत्री होगा वह कार्यपालिका में होते। कैबिनेट मंत्री भी अगर देखो 3 प्रकार का मंत्री, अलग से वीडियो डाल दिया जाएगा एक। तो इस प्रकार से इस कार्यपालिका में आपके मंत्री शामिल होंगे, इधर वाली में भी मंत्री शामिल होते हैं। इसमें आपका जो देखो एक मंत्रियों के अलावा यहाँ एक राष्ट्रपति भी शामिल हो जाता है, क्योंकि इसके बिना कोई भी नियम लागू नहीं होगा। इधर शामिल होगा राज्यपाल, ठीक है। और इसमें मंत्री जितने भी हो जाएंगे, आपका सीएम भी लिख दो, चीफ मिनिस्टर, या इसमें पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो थोड़ा सा अलग से अगर बताएं, व्यवस्थापिका का मतलब भी व्यवस्था करना, या विधायिका का मतलब विधि बनाना, कानून बनाना। जो नियम कानून जनता के लिए बनाए गए वो आपके कार्यपालिका के जो मंत्री होते हैं, उन मंत्रियों के द्वारा उन नियमों को लागू कर दिया जाता है। ये बनाने वाला, ये लागू करने वाला, ये गलत सही घोषित करने वाला कि ये नियम सही है या सही नहीं है। देखो अभी एक नियम बना था 2014-15 में कि इस न्यायपालिका में न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति करने के लिए योग्यता निर्धारित की गई थी कि वरिष्ठता के आधार पर, कॉलेजियम के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो इसको उठा के एक न्यायिक नियुक्ति आयोग बना दिया था। इसने बनाया, इसने लागू कर दिया, तो इसने अमान्य घोषित कर दिया कि न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो इसको अमान्य इसलिए घोषित किया कि इसमें कुछ हमारे नेता है, कानून मंत्री, इसको भी शामिल कर लिया गया था। इस कारण इस न्यायाधीशों की नियुक्ति, इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। इसने इस नियम को अवैध घोषित कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया। तो याद रखिएगा दोस्तों, मुख्य रूप से सरकार के 3 अंग होते हैं। भारतीय सरकार के या राज्य की जो सरकार होगी, इन राज्यों की सरकारों के 3 ही अंग माने जाते हैं।
प्रथम अंग होता है व्यवस्थापिका, दूसरा अंग होता है कार्यपालिका और तीसरा अंग होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है कि राज्य की न्यायपालिका या फिर केंद्र की जो न्यायपालिका है वो किसके अधीन कार्य करती है, तो वो किसी के भी अधीन कार्य नहीं करती है। कभी ऑप्शन दिया गया था तो उसमें एक ऑप्शन दिया गया था संसद, एक ऑप्शन दिया गया था सरकार, एक ऑप्शन दे देगा आपको कार्यपालिका या फिर व्यवस्थापिका, या फिर एक ऑप्शन दे देगा स्वतंत्र, या फिर ये भी दे सकता है इसकी जगह कि किसके भी अधीन नहीं। तो ज़्यादातर पहला ऑप्शन यही देता है किसी के भी अधीन नहीं। तो ये सोचोगा कि यार न्यायपालिका कोई का अधीन नहीं ले ली तो काम कैसे करेगी, यानी न्याय जो को आदमी करे ना वो कोई के ऊपर दबाव गुमरा के न खुद दबाव में आवे कि भाई कोई कह दे कि यार देख कोई निर्णय मेरा हिसाब से जिन्हें तन मार दियो जाएगा तेरे साथ गलत काम कर दियो, दम खा भी दी ना, तो भाई वो काम करूँ दम खाया। यहाँ क्या होगा, ये स्वतंत्र होगी। हमारी न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग है, वो स्वतंत्र होता है। देखो थोड़ा सा इस व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका, इस विधायिका में से इधर वाली कार्यपालिका बना दी, ठीक है, लेकिन ये न तो इनमें से बनाई जाती है न इनमें से बनाई जाती है, ये अलग ही रहती है। इसु कोई लेन देन को न्याय है, इका जगह न्यायाधीश हुआ करें हैं, बाकी योग्यता का आधार पर बाकी नियुक्ति करी जाए है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये आपकी सरकार के जो अंग 3 अंग होते हैं। मैंने पूछा दोस्तों स्कूल में बच्चों से कि सरकार के कितने अंग होते हैं, तो बताए 2, कोई 3 बता रहा है, कोई 4 बता रहा है, कोई बोलता है सर कौन से अंग होंगे 2 आपके ये बताए, तो ये बता दिए लोगों ने, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आपकी सरकार के 2 अंग, राज्य वाली में भी याद रखोगे, केंद्र वाली में भी याद रखोगे, 3 अंग होते हैं, सदन 2 होते हैं जो आपकी संसद के होंगे या विधायिका के होंगे। तो व्यवस्थापिका है पहला, दूसरा कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये याद रखना कार्यपालिका इसमें से बनाई जाती है, तो वो केवल कहाँ बनाई जाती है ये याद रखना है। अगर विधायिका में से कार्यपालिका या फिर व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका बनाई जाती है, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, तो वो संसदीय व्यवस्था कहलाती है। जहाँ संसद शासन नाम है, भारतीय व्यवस्थापिका है इस संसद का नाम। विश्व में अलग देशों में संसद का अलग अलग नाम है। जहाँ संसदीय शासन, एक शासन और होता है अध्यक्षात्मक। अगर जहाँ अध्यक्षात्मक शासन होता है, थोड़ा सा अंतर ये होगा कि अध्यक्षात्मक शासन जहाँ होता है वहाँ एक ही व्यक्ति शासन होता है, शासन करता है नाममात्र और वास्तविक का, और संसदात्मक शासन में 2 व्यक्ति होते हैं, एक नाममात्र और एक वास्तविक। जैसे भारत की बात करें तो जो आपका प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति होता है, ये 2 व्यक्ति हो गए, ये नाममात्र का ये वास्तविक। लेकिन अध्यक्षात्मक केवल राष्ट्रपति होता है और वही तो नाममात्र का होता है, वही वास्तविक होता है। तो यहाँ संसदात्मक और अध्यक्षात्मक के अंतर ये हो जाएगा कि इस व्यवस्थापिका में से ये कार्यपालिका बनाई गई है, जैसे में से बनाई गई तो ये आपकी संसद कहलाएगी, और जहाँ ये व्यवस्थापिका है इसमें से कार्यपालिका नहीं बनाई जाती है तो आपकी अध्यक्षात्मक कहलाएगी। यानी अंकमान जगह मंत्रियों का चुनाव है ना, वो राष्ट्रपति खुद ही करे है, अपना आप जनता के द्वारा मंत्री चुन लिया जाए, जैसे सीनियर जिन अमेरिका में बोला तो वह व्यक्ति खुद चुना जाए, जी कारण अध्यक्षात्मक, यानी आ है इक दबाव में कुमर स्वतंत्र रह जाए। देखो इक मानसू या मंत्री बनाया, अब देखो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य ऐ तो चुन रहा है यार, आमासू तो मंत्री बनाया, तो आज से ई का प्रति उत्तरदायी भी हो जाए। याद रखना मुझे कि लोकसभा जो आपकी कार्यपालिका वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, व्यवस्थापिका, विधायिका या संसद, या फिर मुख्य रूप से लोकसभा के प्रति, क्योंकि चुनाव जनता के प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के सदस्य को ही होते हैं, इसके प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं। तो आपकी कार्यपालिका उत्तरदायी भी किसके रहेगी, दोनों के देखो तो एक बार ये उत्तरदायी होती है किसके प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा। केंद्र की तो बात हो जाएगी लोकसभा, और राज्य में बात हो जाएगी विधानसभा, ठीक है। यानी ये इसके प्रति उत्तरदायी होती है क्योंकि इसी में से बनाई गई है। इस कारण पूछे था कभी क्वेश्चन कि आपकी कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो आप याद रखोगे व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी। किसके प्रति, व्यवस्थापिका। कि कोई आदमी ना अपन नियुक्त कराया तो वह अपना प्रति उत्तरदायी होगा, आप खांगा या अपने हिसाब से तो काम करेगा ना। तो ये तरीका से इमा सूत्र बनाया गया, यानी सारा लोकसभा का सदस्य भारत में अगर 545 समझे तो 545 तो सारा मंत्री बने को, तो और बचगा जगह एक खजान है कि वह ध्यान ना को हमारे तरीका से हमारे अनुसार भी काम होना चाहिए, मारो भी काम होना चाहिए, अगर मारो काम नहीं कराया तो मैं तैयार था। तो ठीक है दोस्तों, याद रखना
ये व्यवस्थापिका, ये कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 होते हैं, तीनों आपस में जुड़ी होती हैं, लेकिन ये स्वतंत्र होती है और ये इसमें से बनाई जाती है। ये इस तरीके से दोस्तों आपका सरकार के 3 अंग हो गए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहे दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब तो करो, जिसे अपने साथियों को भी बताओ जिनसे आपको फ़ायदा। राजस्थान पुलिस जो अभी मेन एग्ज़ाम होने वाला है, वीडियो का मेन एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें से ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपको दोस्तों, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दी है और मेरे को भी पता है, मैं भी इसी के साथ तैयारी कर रहा हूँ। तो आपको अधिक से अधिक फ़ायदा होता रहे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर उत्साहित करते रहें। और अगर जो भी बात है तो कमेंट्स में लिख के बताएं, जिनसे हमें पता चलता रहे कि आपको कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा है या ठीक है या कैसा लग रहा है। जो भी बात है वो हमें सब्सक्राइब और लाइक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आपको।